हेलो गाइस, योबर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पद की जो भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। हम बात करेंगे कि देश की नीतियां कौन बनाता है, मंत्रिपरिषद का असली नेता कौन होता है, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, सरकार गिरती कब है और क्यों गिरती है, प्रधानमंत्री के पास असली शक्ति क्या होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हो तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री होता क्या है। तो प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। हमने बात की जी, अगर नाम मात्र का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रशासन और नीतियां उसी के नेतृत्व में चलती हैं। तो देश का जो भी प्रशासन होता है या देश की जो भी नीतियां बनती हैं वो सारी की सारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही चलती हैं। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो हमको ऐसा लगा कि सारी की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति है जो नाम मात्र का होता है, उसके पास इतनी शक्तियां नहीं होती। उन सारी की सारी शक्तियों का यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री को ही कार्यपालिका का प्रमुख या वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख माना जाता है। अब बात करेंगे संविधान में जो प्रधानमंत्री के प्रावधान के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में बात की गई है। तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जो राष्ट्रपति को क्या देगी? सलाह देगी। क्या देगी? सलाह देगी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब हमने सोचा था कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया है तो उसको माफ करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उसको सलाह कौन देती है? मंत्री परिषद देती है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। ये आर्टिकल 74 में लिखा गया। अब ये मंत्री परिषद क्या होती है? देखिए, मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके अंदर कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। जब हम मंत्री परिषद के बारे में क्लास लेंगे उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे कि मंत्री परिषद होता क्या है। यहाँ पे इतना याद रखिए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है। यह आर्टिकल 74 में कहा गया है। आर्टिकल 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति तथा पद की शर्तें। तो आर्टिकल 75 में जो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बात किया गया है, और जो आर्टिकल 78 है उसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसकी बात करता है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति तथा पद की शर्तों की बात करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी। ये सारी की सारी बात किसमें की गई है? आर्टिकल 75 में की गई है। और जो आर्टिकल 78 है इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए कोई बड़ा निर्णय जैसे कानून बनाना, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो जब कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने के लिए किसका साइन जरूरी होता है? राष्ट्रपति का साइन जरूरी होता है। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा साइन करने से पहले? मंत्री परिषद की तो सलाह लेगा। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति तथा पद की शर्तें आर्टिकल 75 में बताई गई है। और आर्टिकल 78 है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में जिसके पास में बहुमत होता है वो क्या बनता है? उनका नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। अब ये लोकसभा आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई, इसके अंदर 100 आदमी है जिन्होंने वोट दिए। बीजेपी के फेवर में कितने वोट आए? 60 आए। और कांग्रेस के फेवर में मान लीजिए 40 आए। तो लोकसभा में बहुमत किसका हुआ? बीजेपी का हुआ।
क्योंकि बीजेपी के पास कितने वोट हैं, 60 वोट हैं। तो लोकसभा में जो बहुमत होता है उसी के दल का क्या बनता है, नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में बहुमत किसका है, बीजेपी का है, तो बीजेपी का नेता ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। यदि बहुमत नहीं हो तो राष्ट्रपति उस नेता को चुनता है जो बहुमत साबित कर सके। अब मान लीजिए बहुमत नहीं है किसी के पास भी, अब मान लीजिए यहाँ पे टोटल 100 सीट है, जिसमें से 40 सीट आ गई बीजेपी के पास में और 40 सीट आ गई कांग्रेस के पास में और 20 सीट आ गई किसी अन्य के पास में, ठीक है, 20 सीट आ गई अन्य के पास में। अब ना तो बीजेपी के पास में बहुमत है, ना कांग्रेस के पास में बहुमत है। अब ये बहुमत के लिए क्या करेंगे, ये जो 20 व्यक्ति हैं इनको अपने पास शामिल करेंगे। अगर इसमें से कोई भी 11 व्यक्ति अगर किसी की भी तरफ चले जाएं, या कांग्रेस की तरफ चले जाएं या बीजेपी की तरफ चले जाए, तो उसका बहुमत हो जाएगा, क्योंकि 50+1 जैसे ही होगा उसका बहुमत साबित हो जाएगा। तो यदि बहुमत नहीं हो तो राष्ट्रपति उसको चुनता है जो बहुमत साबित करते। तो जब क्या बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। कैसी सरकार बनती है, जब कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं होती तो उस समय कोई जो मेन पार्टी होती है वो अन्य सदस्यों को अपने में मिला लेती है, वो उनके फेवर में वोट देते हैं। तो उससे कौन सी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। तो यदि बहुमत नहीं हो तो राष्ट्रपति उस नेता को चुनता है जो बहुमत साबित कर सके। तो मान लीजिए बीजेपी के पास 40 सीट है, कांग्रेस के पास भी 40 सीट है, इसको भी 11 चाहिए, इसको भी 11 चाहिए। अब ये 20 व्यक्ति में से जिसके पास ये 20 व्यक्ति चले गए उसी की क्या बन जाएगी, सरकार बन जाती है। तो इनमें से या कांग्रेस बहुमत साबित कर दे या बीजेपी बहुमत साबित कर दे, जो भी पार्टी बहुमत साबित कर देती है उसकी सरकार बन जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, जिसका बहुमत है लोकसभा में उसी का कोई नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। यदि बहुमत न हो तो राष्ट्रपति उस नेता को चुनता है जो बहुमत साबित कर सके। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो जिस मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो बीजेपी के जितने भी सदस्य हैं वो अपने में से अपना क्या चुन लेते हैं, एक नेता चुन लेते हैं, उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का मतलब या तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि संसद दो से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। या तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, और यदि वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो 6 महीने के अंदर उसको सांसद बनना जरूरी है। तो क्या बनना जरूरी है, 6 महीने के अंदर सांसद बनना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए, यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने में सांसद बनना जरूरी है। तो 6 महीने के अंदर इसे जो राज्यसभा का सांसद बनाओ या लोकसभा का सांसद। तो लोकसभा का तो जब इलेक्शन होगा, जब होता ही है, तो राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है, और जैसे ही राज्यसभा का सांसद बन जाता है उसकी योग्यता क्या हो जाती है, प्रधानमंत्री बनने की हो जाती है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए, या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किस पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी पद पर नहीं हो जिससे उसको कुछ वेतन मिल रहा हो सरकार की तरफ से, ऐसे किसी पद पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेता सांसद नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री बनता है तो उसे 6 महीने में चुनाव जीतना होगा। अगर मान लीजिए कोई नेता ना तो लोकसभा से का सांसद है ना ही राज्यसभा का है और वो प्रधानमंत्री बनता है, तो 6 महीने में उसको क्या करना होगा, चुनाव जीतना होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शपथ की। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ये 2 शपथ होती हैं, एक पद की शपथ होती है और दूसरी गोपनीयता की शपथ होती है। कितनी शपथ होती है, प्रधानमंत्री 2 शपथ लेते हैं, एक तो अपने खुद की शपथ लेते हैं और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो पद की शपथ में संविधान के अनुसार काम करने का वचन होता है और गोपनीयता की शपथ में सरकारी रहस्य सुरक्षित रखने का वचन होता है। तो इसमें जो भी सरकारी रहस्य है उनको क्या रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है उसकी शपथ। अब जैसे मान लीजिए नोटबंदी हुई थी, अब नोटबंदी के बारे में जो रहस्य था उसको प्राइम मिनिस्टर ने क्या रखा, एकदम सुरक्षित रखा, जनता के सामने आने ही नहीं दिया कि नोटबंदी हो कब से रही है।
लेकिन सरकार ने तैयारी तो शुरू से कर ली थी ना, 1-2 साल पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि भाई इस डेट को हमको नोट को, जो भी 1000-2000 के नोट है उनको क्या करना है, बंद करना है, नए नोट चलाने हैं। तो ये क्या है, ये गोपनीयता रखी गई थी। क्या रखी गई थी इसमें? गोपनीयता रखी गई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा था कि क्या होने वाला है। तो प्रधानमंत्री 2 तरह की शपथ लेता है, एक तो वो पद की शपथ लेता है और दूसरा गोपनीयता की शपथ लेता है। तो पद की शपथ में संविधान के अनुसार काम करने का वचन होता है, गोपनीयता की शपथ में सरकारी रहस्य सुरक्षित रखने का वचन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए प्रधानमंत्री कैबिनेट की गोपनीय बातें सार्वजनिक नहीं कर सकता। अब जैसे कोई मीटिंग होती है, क्लोज डोर के अंदर अगर कोई मीटिंग होती है, कोई अगर ऐसा मामला है जो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री उस चीज को क्या रखता है, गोपनीय रखता है। क्या रखता है? गोपनीय रखता है, क्योंकि वो 2 तरह की शपथ लेता है, एक पद की शपथ लेता है और दूसरा गोपनीयता की शपथ लेता है। तो गोपनीयता का मतलब हो गया एक ऐसी चीज, ऐसी बातें जो पब्लिक में के सामने नहीं आनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, गोपनीयता कहलाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह तब तक पद पर रह सकता है जब तक लोकसभा का उसको क्या प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, हो सकता है वो 2 दिन में ही हट जाए, हो सकता है वो अपना पूरा कार्य 2 साल ही कार्यकाल करें, कार्य पूरा करें, या हो सकता है वो पूरे 5 साल के लिए कार्य करें। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह तब तक पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव होता कैसे, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप चुनाव में खड़े हुए, चुनाव में 100 सीटें थी, आपको उसमें से 53 सीटें प्राप्त हुई और जो दूसरी पार्टी थी उसको कितनी प्राप्त हुई, 47 प्राप्त हुई। कितने प्राप्त हुई, 47 प्राप्त हुई। और आपको कितनी हुई, मान लीजिए ये बीजेपी है, इसको 53 सीटें मिली, और मान लीजिए ये कांग्रेस है, इसको कितनी मिली, 47 सीटें मिली। तो आपका बहुमत है, आप अपनी सरकार बना लेते हो। लेकिन मान लीजिए अगर कांग्रेस को ऐसा लगे कि इसके कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी सरकार से क्या है, खिलाफ है, अपनी पार्टी से क्या है, वो खिलाफ है, क्योंकि उनका वो सुन नहीं रहे, तो वो क्या करेंगे, आप संसद में अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अगर अविश्वास प्रस्ताव में मान लीजिए इसके अंदर से जो 5 व्यक्ति हैं, जो 53 में से 5 लोग हैं, वो इनके बीजेपी के फेवर में वोट नहीं देके अगर कांग्रेस के फेवर में वोट दे दिया, तो इनका क्या गिर जाता है, बहुमत गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा, जैसे इसमें से 5 माइनस होंगे ये 48 रह जाएंगे, और इधर जैसे ही 5 प्लस होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। तो कांग्रेस का क्या हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा, और बीजेपी का बहुमत कम हो जाएगा। तो ये ऐसा करना ही क्या कहलाता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमंत्री को क्या देना होता है, इस्तीफा देना होता है। तो प्रधानमंत्री जब तक की कार्य कर सकता है जब तक कि लोकसभा का उस पर क्या हो, विश्वास प्राप्त हो। अब जिस पार्टी में है, अगर उस पार्टी के 8-10 लोग मान लीजिए बहुमत से उनके बहुमत को कम कर दें, 5 व्यक्ति, जैसे इसमें से 53 में से 5 व्यक्ति दूसरी पार्टी को वोट दिया है, उस पार्टी को वोट नहीं दिया, तो उससे क्या होगा, उसका बहुमत गिर जाता है। उसी को अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। और जो ये वोटिंग होती है ये संसद में कराई जाती है। किसमें कराई जाती है, संसद में वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में अगर जो पार्टी है उसके फेवर में नहीं, मान लीजिए अब बीजेपी की सरकार है, अब मान लीजिए कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गई कि भाई अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आ रहे हैं, आप एक बार वो करा लीजिए, वोट डलवा लीजिए, किसके फेवर में ज़्यादा वोट डल रहे हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी के फेवर में कम वोट डलते हैं और कांग्रेस के फेवर में ज़्यादा वोट डलते हैं, तो प्रधानमंत्री को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया है, पारित हो गया। क्या हो गया, पारित हो गया। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना होता है। तो यदि संसद में बहुमत खत्म हो जाए तो प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है। तो जब तक संसद में उनका बहुमत है, जब तक प्रधानमंत्री पद पर रहता है, जैसे ही संसद में बहुमत खत्म हो जाए तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जैसे ही उनको लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं होगा, लोकसभा के लोग एमपी जो हैं वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है। अब बात करते हैं वेतन और सुविधाओं की। तो प्रधानमंत्री का वेतन है वो संसद तय करती है। कौन तय करती है? पार्लियामेंट तय करती है। आधिकारिक निवास है सेवन लोक कल्याण मार्ग, इनका आधिकारिक निवास होता है। प्रधानमंत्री को विशेष सुरक्षा मिलती है और सरकारी वाहन मिलते हैं। जैसे उदाहरण पर जब विदेश यात्रा के समय प्रधानमंत्री को सरकारी विमान और सुरक्षा मिलती है। तो जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाते हैं तो उनको सरकारी विमान मिलता है और सुरक्षा मिलती है। तो प्रधानमंत्री का वेतन है वो संसद तय करती है। उनका एक आधिकारिक निवास होता है जिसका नाम सेवन लोक कल्याण मार्ग है। विशेष सुरक्षा और सरकारी वाहन मिलता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां कि मंत्री परिषद से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री होता है वो ही मंत्रियों की क्या करवाता है? नियुक्ति करवाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ही मंत्रियों की नियुक्ति करवाते हैं कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन उड्डयन मंत्री बनेगा। जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं या राज्य मंत्री होते हैं या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं उन सबकी नियुक्ति कौन करवाता है? प्रधानमंत्री करवाता है। कौन करवाता है? प्रधानमंत्री करवाता है। और प्रधानमंत्री किससे करवाता है? राष्ट्रपति से करवाता है। वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इसको ये पद दे दीजिए, इसको ये पद दे दीजिए, इसको रक्षा मंत्री का पद दे दीजिए, इसको गृह मंत्रालय का पद दे दीजिए, इसको उड्डयन मंत्रालय का पद दे दीजिए, इसको खाद्य आपूर्ति विभाग का पद दे दीजिए, इसको कोयला मंत्री का पद दे दीजिए। जितने भी पद होते हैं, जितने मंत्रियों की नियुक्ति होती है, वो सारी की सारी नियुक्ति कौन करवाता है? प्रधानमंत्री ही करवाता है। ये विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों को हटाने की सलाह भी देता है। अगर किसी मंत्री को हटाना होता है तो ये क्या देता है? प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटाने की सलाह देता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो जितनी भी बैठक होती है मंत्रियों की, उन सबकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। तो प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री होते हैं, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबकी नियुक्ति करवाता है। विभाग होते हैं, जितने भी विभाग होते हैं सबका बंटवारा करवाता है कि किसको कौन सा विभाग देना है। मंत्रियों को हटाने की सलाह भी देता है कि अगर कोई मंत्री सही से काम नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री उसको हटाने की सलाह देता है। और जितनी भी बैठक होती है मंत्री परिषद, उन सबकी अध्यक्षता करता है। अगर कोई मंत्री काम ठीक से नहीं करे तो प्रधानमंत्री उसे हटाने की सलाह दे सकता है। अगर कोई मंत्री काम ठीक से नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री उसको हटाने की सलाह दे सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित क्या शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की क्या होता है? कड़ी होता है। क्या होता है? कड़ी होता है। अब मान लीजिए कोई मैसेज है जो राष्ट्रपति से मंत्री परिषद को भेजना है, तो राष्ट्रपति किसको बोलेगा? प्रधानमंत्री को बोलेगा। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद तक पहुंचाएगा। अब मंत्री परिषद को कोई मैसेज राष्ट्रपति को देना है तो मंत्री परिषद प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर किसको बताते हैं? राष्ट्रपति को बताते हैं। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी होता है। सरकार के जितने भी फैसले हैं उन सबकी जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। तो सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, क्या फैसले लेने जा रहे हैं, इन सब की जानकारी हो जो देता है वो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है। तो ये है कि क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो सामान्यतः किसकी सलाह पर काम करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। क्योंकि जो जिसको सरकार में बहुमत होता है वही राष्ट्रपति को चुनते हैं, वही राष्ट्रपति को जिताते हैं। तो राष्ट्रपति तो भाई फिर उनके फेवर में काम करेगा ना। तो इसीलिए राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री उनको जो सलाह देता है राष्ट्रपति उसी तरह से काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कोई कानून पास होने पर राष्ट्रपति उसी पर हस्ताक्षर करते हैं जो मंत्री परिषद सलाह देती है। तो कोई कानून अगर पास करवाना है तो राष्ट्रपति उसी पर साइन करते हैं जिस पर मंत्री परिषद उसको क्या देती है? सलाह देती है कि आपको इस पे साइन करना है या नहीं करना है। तो कोई कानून पास होने पर राष्ट्रपति उसी पर हस्ताक्षर करते हैं जो मंत्री परिषद सलाह देती है। तो मंत्री परिषद के अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। तो जब मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे, जब अच्छे से डिटेल पढ़ें, यहाँ इतना सोच लीजिए, कोई भी कानून पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति तभी हस्ताक्षर करते हैं जब उनको मंत्री परिषद या उसमें से प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो उनको क्या देते हैं? सलाह देते हैं कि आपको इस पे साइन करना है।
तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है, सरकार के फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं संसद से संबंधित शक्तियां क्या हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार का नेता होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में सरकार का क्या होता है, नेता होता है। महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करवाता है, संसद का कार्यक्रम तय करने में भी भूमिका निभाता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार का नेता होता है, महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करवाता है और सरकार का कार्यक्रम तय करने में भूमिका निभाता है, कब कौन सा कार्यक्रम करना है। तो बजट पेश होने से पहले कैबिनेट और प्रधानमंत्री का निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए बजट पेश करना है तो बजट कब पेश करना है, कब नहीं करना है, तो पहले किसकी कैबिनेट और प्रधानमंत्री क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रशासनिक शक्तियों की। तो देश की प्रशासनिक व्यवस्था का जो नेतृत्व करता है कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है। सरकारी नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है और मंत्रालयों के बीच में समन्वय कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। जैसे नई शिक्षा नीति लागू करने में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे कोई भी नई शिक्षा नीति लागू करनी है तो उसमें किसकी भूमिका रहेगी, प्राइम मिनिस्टर की नहीं। तो कोई भी है, कोई भी कानून है, कुछ भी है, उसमें जो भूमिका रहती है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो या नीतियों का निर्धारण हो या उनका क्रियान्वयन हो, सब चीज में किसकी भूमिका रहती है, प्राइम मिनिस्टर की भूमिका रहती है। इसीलिए तो उसको वास्तविक कार्यपालिका माना जाता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उसी के पास ही तो होती है। तो इसलिए देश की प्रशासनिक व्यवस्था हो या नीतियों का निर्धारण या क्रियान्वयन हो या मंत्रालयों के बीच में समन्वय हो, सारा का सारा कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। अब बात करते हैं वित्तीय शक्ति। तो बजट नीति में प्रमुख भूमिका रहती है प्राइम मिनिस्टर की। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी उसकी भूमिका होती है प्राइम मिनिस्टर की और विकास योजनाओं के नेतृत्व में भी प्राइम मिनिस्टर की क्या रहती है, भूमिका रहती है। तो वित्तीय शक्ति भी प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। तो टैक्स घटाने या बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट और प्रधानमंत्री स्तर पर लिया जाता है। तो किस चीज पर टैक्स घटाना है, किस चीज पर टैक्स बढ़ाना है, ये निर्णय कैबिनेट और प्रधानमंत्री स्तर पर लिया जाता है। तो ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर की वित्तीय शक्तियां है। नेक्स्ट है विदेश नीति से संबंधित शक्तियां। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो देश का प्रतिनिधित्व है वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। विदेशी नेताओं से समझौते और वार्ता है जो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं और विदेशी नीति का निर्धारण भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी दूसरे देश के साथ व्यापार समझौता प्रधानमंत्री स्तर पर तय होता है। तो हम किसी दूसरे देश के साथ में जब हमारा व्यापार या समझौता होता है तो वो किस स्तर पर तय होता है, प्रधानमंत्री के स्तर पर तय होता है। तो विदेश नीतियों से संबंधित शक्तियां भी प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका क्या होती है। तो प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद का नेता होता है। मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। उन सबका नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में सरकार का नेता होता है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार वही होता है, राष्ट्रपति को वो ही सलाह देता है और नीतियों के निर्माता में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैसे क्रिकेट टीम का कप्तान पूरी टीम को चलाता है, वैसे ही प्रधानमंत्री क्या करता है, सरकार को चलाता है। तो पूरे सरकार को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है। जैसे क्रिकेट टीम का कप्तान पूरी टीम को चलाता है, उसी तरह ही प्रधानमंत्री सरकार को चलाता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद से संबंध क्या है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मैंने आपको बता ही दिया। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व होता है वो प्रधानमंत्री पर ही निर्भर करता है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो मंत्रिपरिषद जितने भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं वो सारे के सारे समाप्त मानी जाती हैं। दोबारा से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है और दोबारा से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व जब तक है जब तक प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है। तो अगर प्रधानमंत्री पद छोड़ दे तो सभी मंत्री भी पद पर नहीं रहते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली सभी मंत्रियों भी अपने पद पर नहीं रह पाते हैं, उनका पद भी छोड़ा हुआ ही माना जाता है। तो यही
मंत्री की वो है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। और प्रधानमंत्री का अस्तित्व है तो मंत्रिपरिषद का अस्तित्व है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का भी इस्तीफा माना जाता है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा की स्थिति आती कब है, कब कब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा में क्या खोदें, बहुमत खोदें। क्या खोदें, बहुमत खोदें। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए लोकसभा में तो प्रधानमंत्री को क्या देना होता है, इस्तीफा देना है। अविश्वास प्रस्ताव मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए टोटल 100 लोगों ने वोट दिए थे, बीजेपी के फेवर में 52 वोट आए और कांग्रेस के फेवर में कितने आए, 48 आए। लेकिन बाद में क्या हुए, इनके बीजेपी के 5-10 मंत्री हैं जो इनके ही विरुद्ध हो गए और उन्होंने जाके कांग्रेस को क्या दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हुआ तो उन्होंने कांग्रेस को क्या दे दिया, वोट दे दिया। तो इनका बहुमत घट गया और कांग्रेस का बहुमत क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है और जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। लोकसभा में बहुमत खो दे या स्वयं इस्तीफा दे दे या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए। तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है। वो स्वयं भी इस्तीफा दे सकता है कभी भी। अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो इस्तीफा देना पड़ता है और अगर लोकसभा में बहुमत खो दे तो भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाए तो प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री की। तो चुनाव या इस्तीफे के बाद नई सरकार बनने तक पुराना प्रधानमंत्री कार्य करता है, इसे ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं। तो या तो चुनाव या इस्तीफे के बाद जब नई सरकार बनती है तो बनने तक जब पुराना प्रधानमंत्री कार्य करता है तो इसे ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं। तो चुनाव के परिणाम आने तक वही सरकार सीमित फैसले लेती है। तो जैसे मान लीजिए 1 मई को इलेक्शन हो गया, उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में मतलब कि नई सरकार जब तक बनकर नहीं आएगी जब तक पुराना प्रधानमंत्री कार्य करता रहता है, इसे ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबे समय तक भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे। प्रधानमंत्री संसदीय शासन की आत्मा है। प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो सकता। तो जो प्रधानमंत्री है उनके बिना मंत्रिपरिषद का क्या नहीं हो सकता, गठन नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो लॉन्गेस्ट पीएम है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री भी वही बने थे। प्रधानमंत्री संसदीय शासन की आत्मा है। प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो सकता है। तो अभी तक हमने प्रधानमंत्री के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या बनता है। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल ना तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता, ना सुप्रीम कोर्ट पर करता, ना राज्यसभा पर करता। जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। जब तक लोकसभा का विश्वास है जब तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है। जो उनकी अध्यक्षता भी वही करता है। जो भी बैठक होती है उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री संसद के केवल लोकसभा का या केवल राज्यसभा का या किसी भी सदन का या कोई नहीं। तो वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री बनता है तो वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको चुनाव जीतना जरूरी है, चाहे लोकसभा का जीते या राज्यसभा का जीते।
अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है? तो जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास होता है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का वेतन कौन तय करता है? तो प्रधानमंत्री का वेतन होता है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 78 में है। प्रधानमंत्री किसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का पद किस प्रणाली की आत्मा है? तो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो संसदीय प्रणाली की क्या है? आत्मा है। प्रधानमंत्री किसका मुख्य सलाहकार होता है? तो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति को सलाह प्रधानमंत्री ही देता है। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहाँ है? तो प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास सेवन लोक कल्याण मार्ग है। प्रधानमंत्री किसके बीच की कड़ी होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में ही प्रधानमंत्री कार्य करता है। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? न्याय है, प्रशासन है, चुनाव है या कर वसूली है? तो प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य प्रशासन होता है। क्या होता है? प्रशासन का नेतृत्व करना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर क्या होता है? तो कुछ नहीं होगा, या पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त होगी, या संसद भंग होगी, या राष्ट्रपति हटता है। तो जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं या राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। सारे के सारे का इस्तीफा भी मान लिया जाता है। कार्यभाग प्रधानमंत्री कब होता है? चुनाव किस समय? तो जब चुनाव होता है उस समय कौन क्या होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री माना जाता है। प्रधानमंत्री किस स्तर पर विदेश नीति चलाता है? तो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति चलाता है। मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? तो जितने भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री किस प्रकार की सरकार का प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री होता है वो संसदीय सरकार का प्रमुख होता है। यदि प्रधानमंत्री सांसद नहीं है तो कितनी समय सीमा होती है? समय सीमा के अंदर प्रधानमंत्री को सांसद बनना होता है तो 6 महीने के अंदर। कितने होते हैं? 6 महीने में सांसद बनना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री किसे हटाने की सलाह दे सकता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटाने की सलाह नहीं दे सकता, मंत्री को हटाने की दे सकता है, न्यायाधीश को, राज्यपाल को। तो मंत्री को हटाने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का नेता किस सदन में होता है? तो सरकार का नेता होता है वो लोकसभा में होता है। किसमें होता है? लोकसभा में होता है। प्रधानमंत्री किस माध्यम से नीतियां लागू करता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के माध्यम से। किसके माध्यम से? मंत्रिपरिषद के माध्यम से। जितने मंत्री होते हैं वही क्या करते हैं? नीतियों को लागू करवाता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के माध्यम से नीतियों को लागू करवाता है। कौन सी योजना चलानी है, कौन सी बंद करनी है, सारी की सारी किसके माध्यम से करवाता है? मंत्रिपरिषद के माध्यम से करवाता है। प्रधानमंत्री का पद कैसा है? औपचारिक है, वास्तविक है, न्यायिक है या धार्मिक है? कैसा है? वास्तविक है। कौन सा है? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो प्रधानमंत्री है वो आर्टिकल 74 से संबंधित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।